अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर और मैं हूं आपके साथ नबीहा इजाज। वेलकम आपको कहते हैं प्रोग्राम में। और नाजरीन, आज साल का 2022 का दूसरा सूरज ग्रहण पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में देखा जाएगा और ये पाकिस्तान में भी देखा जाएगा। अच्छा अनवार, अगर हम मूवीज देखें, ड्रामास देखें तो बड़ी एक फैसिनेटिंग सा एक इवेंट लगता है ना। मूवीज में तो बहुत ड्रामेटिक वे में दिखाया जाता है। बाहर के मुल्कों में हम जिस तरह से देखते हैं कि इस मंजर को कैप्चर करने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं मुख्तलिफ जगहों पर कि सूरज ग्रहण को विटनेस करेंगे, या जिस तरह से चांद ग्रहण होता है। लेकिन पाकिस्तान में जो एशियाई कंट्रीज हैं वहां पर डिफरेंट हैं। इस चीज को लेकर काफी मिथ्स हैं और बहुत सारी मिथ्स मुझे भी अक्सर सुननी पड़ी व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट विद माय किड्स। तो अक्सर लोग एक जो अनवार आपने भी आई एम श्योर सुना होगा अपनी फैमिली में कि जो हामला खवातीन होती हैं सूरज ग्रहण पर या चांद ग्रहण पर उनको कोई चीज काटनी नहीं चाहिए, सब्जी हो गई, फल हो गई, छुरी से। और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग मिथ है कि अगर आप छुरी से कोई भी चीज काटेंगे तो उससे बच्चे के चेहरे पे या जिस्म पर कहीं पे निशान आ सकता है। अगर देखा जाए तो साइंटिफिकली और रिलीजियसली, मतलब हमारे दीन में भी कभी कहीं पर इस तरह की कोई बात नहीं की गई। लेकिन ये इंडिया में खासकर और कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी लोग बहुत बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि कोई चीज काटनी नहीं है तो बिल्कुल जो मैंने नहीं कहा, हमने सुना है ऐसा, मैंने कभी इन पर फॉलो भी नहीं किया, बट ये हम हमेशा नानियों से, दादियों से ये बात, बड़े लोगों से हम सुनते रहे हैं। बिल्कुल। और जुज़वी सूरज ग्रहण यूरोप, शुमाली अफ्रीका, मशरिक वस्ता और एशिया के मुख्तलिफ हिस्सों में भी देखा जा सकेगा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सूरज ग्रहण के आगाज़ के वक्त में कुछ फ़र्क भी है। महकमा मौसमियात ने वो सारी टाइमिंग्स भी हमें बताई हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे, जिसमें इस्लामाबाद में सूरज ग्रहण का जो आगाज़ है वो 3:43 पर होगा, जबकि 4:50 पर उरूज होगा और 5:22 पर ये इख्तिताम पजीर होगा। इसी तरह अगर लाहौर का रुख करते हैं तो 3:49 पर इसका आगाज होगा, 4:54 पर उरूज और 5:20 पर इख्तिताम पजीर होगा। तो पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आज इस सूरज ग्रहण को, जो कि साल 2022 का दूसरा जुज़वी सूरज ग्रहण है, इसको विटनेस किया जाएगा। जिस तरह से हमने बात की कि जो बाहर के ममालिक हैं, यूरोप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर तो काफ़ी एहतमाम किया जाता है। लोग वो प्रॉपर ग्लासेस लगा के सूरज ग्रहण को देखने जाते हैं। लेकिन जो एशियाई कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान की अगर बात कर लें तो यहाँ पर तो बच्चों को छुपा दिया जाता है। इस तरह की मिथ्स भी हैं। बिल्कुल, बहुत सारी वीडियोस आ जाती हैं ऑन सोशल मीडिया, एस्ट्रोलॉजर्स की बहुत सारी वीडियोस आ जाती हैं। सदका खैरात, खैर वो तो हमें हर दम ही करना चाहिए, हर पल करना चाहिए, हर दिन करना चाहिए, घर से निकलने से पहले करना चाहिए। बहरहाल ये तो सोलर इक्लिप्स के हवाले से बात हुई। अब नजर डालेंगे प्रोग्राम में टॉप स्टोरीज पर। सीनियर सहाफी अरशद शरीफ का कत्ल मुअम्मा बन गया। पूरी मुहिम में वजीर आजम का कीनिया की हुकूमत से शफाफ तहकीकात का मुतालबा। नवाज शरीफ की वतन वापसी ताखीर का शिकार। इमरान खान के लिए इलेक्शन लड़ने की राह हमवार। कप्तान के एक तीर से 2 शिकार। अब अगर ना ही मगर शाहीनों के लिए सुपर 12 मरहले में कामयाबी लाजमी। पॉइंट टेबल पर कौन राज करेगा? नए बरतानवी वजीर आजम को पाएंगे हैरान। जमहूरियत के बानी जमहूर की हिफाजत कर पाएंगे। डॉलर की गिरती साख आलमी इदारों पर पाकिस्तान की धाक। वजीर आजम की सऊदी अरब परवाज। मजीद खुशखबरियों की तवक्को। अडियाला जेल में एड्स के बढ़ते मरीज। इंतजामिया खामोश तमाशाई। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। और नाजरीन, कल से सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं, न्यूज़ मीडिया पर, पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अरशद शरीफ साहब का जो कीनिया में कत्ल हुआ, बहुत दिल बोझल है, बेतरतीब धड़कनें हैं, बेसकूनी है और एक अजीब सी कैफियत है मीडिया में भी, सहाफ़ियों में भी। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ हम में नहीं रहे। उनकी वालिदा की कल वीडियो एक सोशल मीडिया पर आई, वो भी बहुत डिस्टर्बिंग थी। उनके घर के सामने चैनल्स की गाड़ियाँ और उन गाड़ियों की जो खुली छतरियाँ हैं वो मीडिया के कैमरे और इन कैमरों का पीछा करते उनके मासूम बच्चों की जो आंखों में सवालिया निशान है, उनकी मैंने भी एक फुटेज देखी है। बहुत डिस्टर्बिंग वो सारी चीजें हैं। तो ये बेशक एक सहाफी का सफर इसी छतरी वाली गाड़ी से शुरू होता है और यहीं पर खत्म हो जाता है, मगर सीनियर सहाफी के कत्ल के बाद
कई सवालात जन्म ले रहे हैं जिनके जवाब शायद ही किसी के पास हो। बहरहाल वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कीनिया के वजीर आजम से टेलीफोनिक राब्ता किया है और अरशद शरीफ के कातलों का सुराग लगाने और मुजरिमों को करार वाकई सजा देने का मुतालबा भी किया है। साथ ही साथ सदर मुमलिकत चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान समेत तमाम जो सियासी क़यादत है, अस्करी क़यादत है, सिविल सोसाइटी है, हम देख रहे हैं कि कल से सोशल मीडिया पर बड़ी मुसम्मत की जा रही है, इस पर बात की जा रही है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस हवाले से कीनिया के जो सदर हैं उनसे भी बात की है और कहा यही जा रहा है कि जब इस तरह से डिप्लोमेटिक लेवल पर बात होती है तो एक हाई प्रोफाइल केस है और वहाँ पर ये बात कन्वे की गई है कि पाकिस्तान में इस चीज़ को लेकर शदीद गम गुस्सा है कि इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए और इसकी तह तक पहुँचा जाए कि किस तरह से ये वाक़या पेश आया। जबकि शहबाज शरीफ ने अरशद शरीफ मरहूम की वालदा से भी रब्ता किया है और उन्हें हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई है। जबकि जो साबिक वज़ीर आज़म है इमरान खान, वो उनके घर भी पहुँचे हैं, उन्होंने उनसे ताज़ियत की है। अरशद शरीफ का जो जस्ते खाकी है उसकी जो अभी तक डिटेल्स हम तक पहुँची है वो नैरोबी से पाकिस्तान के रास्ते में ही और इस वक्त दोहा एयरपोर्ट पर मौजूद है, जहाँ से आज जब वो इस्लामाबाद के लिए रवाना किया जाएगा और फिर जुमेरात को शायद गालबन कहा जा रहा है कि नमाज जनाजा अदा की जाएगी। तो अरशद शरीफ के जो कत्ल, नाहक कत्ल हुआ है जिसकी इन्वेस्टिगेशन कीनिया में भी शुरू कर दी गई है और पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक लेवल पर भी इस पर बात की जा रही है कि कीनियन पुलिस ने 9 गोलियां फायर की हैं, जिसमें से बताया जा रहा है कि 8 गोलियां जो हैं वो गाड़ी पर लगी हैं। और जो मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं, सहाफ़ी मौजूद हैं, वो भी पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर काफ़ी सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस तरह से गाड़ी में अगर ये कहा जा रहा है कि कोई बच्चा मौजूद था, उसको अगवा किया गया, अगर गाड़ी में बच्चा मौजूद था तो फिर इस तरह से तो फायरिंग नहीं की जाती, फायर नहीं खोला जाता। फिर दूसरी चीज ये है कि पैसेंजर सीट पर जो शख्स बैठा है उसको निशाना बनाया गया, ड्राइविंग सीट पर जो थे निशाना नहीं बनाया गया, पैसेंजर को निशाना बनाया गया, सर पर गोली मारी गई। और दूसरी बात है, जब कोई सहाफी ट्रेवल करता है किसी और कंट्री में तो ये बात एक लॉजिकली अगर आप देखें तो आप भी अंडरस्टैंड करेंगे, देखने वाले भी अंडरस्टैंड करेंगे कि कोई इस तरह से लॉस को नहीं करता, तोड़ता नहीं है और बड़ा कॉपरेट करते हैं। एक आप उनकी जिंदगी पर आप नजर दौड़ाएं, एक सीनियर सहाफी है, कोई आम शख्स नहीं है, तो किस तरीके से और कोई एविडेंस अभी तक इस हवाले से सामने बहरहाल सीनियर सहाफी मजहर अब्बास ने ज्वाइन किया। मजहर साहब, आपके वक्त के लिए आप किस तरह से देख रहे हैं इस तमाम तर मामले को? काफी सवालात खड़े हो रहे हैं अरशद शरीफ की इस इलीगल किलिंग पर और जिस तरह से कीनिया की पुलिस भी पोर्ट्रे कर रही है, बहुत से शकूक व शुबहात हैं। जी शुक्रिया। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि एक शख्स जो हमारा कलीग था वो सही सलामत कुछ खतरात हमने रखते हुए मुल्क गया था और आज शाम उसकी बॉडी आई है। जो आदमी जिंदा और सलामत यहाँ से गया था उसकी लाश जो है वो वापस आ रही है जी। और ये बातें खुद ही बहुत तकलीफ दे लम्हा है। मेरे ख्याल में मीडिया में जिस तरीके से स्पेकुलेशंस होती हैं, अनफॉर्चुनेटली मुझे तकलीफ है इस तरह हम उनकी फैमिली पोर्ट्रेट कर रहे हैं जी, जिस तरह उनके बच्चों को फुटेज दिखा रहे हैं, जिस तरीके से चीज़ें आ रही, मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे खासी तकलीफ, इसके बावजूद कि उनकी फैमिली ने बारहा रिक्वेस्ट ये इस जो प्राइवेसी है उसका ख्याल रखा है मीडिया से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपनी रेटिंग्स के रेस के अंदर इन चीज़ों को नजरअंदाज कर देते हैं जो कही जाती हैं। जहाँ तक उसके केस का ताल्लुक है, उसकी केस इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, पुलिस वर्जन है जो वाकया जिस अंदाज में हुआ है और जिस अंदाज में पुरे हुआ है उससे मुझे सियालकोट के वाक़े की याद आ जाती है। और मुझे नहीं शायद क्या है जो वाहिद जो सच है ये है अरशद शरीफ मार दिया गया, अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया। ये वाहिद फैक्ट है जो अब तक मेरे इल्म में है। बाकी पुलिस वर्जन है और पुलिस वर्जन जो है नॉर्मली फैक्ट्स नहीं होते, फैक्ट्स छुपाने के लिए चीजें की जाती हैं। वो केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी था, वो फेक एनकाउंटर था या वो टारगेट किलिंग थी जी, ये इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कीनिया की गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट किया, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को
रिक्वेस्ट ये करनी चाहिए कि इस पे जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसलिए कि आपका एक शहरी मारा गया है, कीनिया में क्यों था, वो पाकिस्तान से क्यों गया, और कीनिया में चांसेस में वो मारा गया, इसके जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। देखिए मजहर अब्बास साहब, जो एक बहस छिड़ पड़ी है सहाफती हलकों में भी बहुत बात हो रही है, सोशल मीडिया पर भी, कि ये जो कत्ल हुआ, ये जो इंसिडेंट हुआ, अगर हम इसको एक्सीडेंट मान भी लें, लेकिन जो पसे पर्दा एक जो पूरी एक स्टोरी चली, जिस तरीके से वो पाकिस्तान से गए, इमरान रियाज का जो सोशल मीडिया पर पैगाम आया, शरीफ साहब ने जाकर जो वीडियो मैसेजेस जारी किए, आप क्या समझते हैं इससे क्या पैगाम जाएगा उन तमाम निडर सहाफियों के लिए जो सवालात उठाते हैं, जो हकाइक सामने लेकर आते हैं? क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं? हर एक की ज़बान पर यही सवाल है। देखिए, पहली चीज तो ये कि मैं किसी कौन क्या वीलॉग कर रहा है, कौन क्या यूट्यूब चैनल पे कह रहा है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं खुद एक ऐसा जर्नलिस्ट हूँ जिसने सालहा इस तरह के वाक़यात देखे हैं, जिसने कई सहाफ़ियों के जनाजे इस तरह उठते हुए देखे हैं। तो मैं किसी की थ्योरी के ऊपर नहीं जाता, मैं मेरे अपने जो ज़र्फ़े हैं उससे करता हूँ, चीज़ें मालूम। मैं इसको पॉलिटिसाइज करने को भी नहीं समझता। ठीक, आप उन हक़ाइक़ की तरफ जाएं तो हक़ाइक़ हैं, और उसकी तरफ पहली चीज़ ये है कि वहाँ क्या हो रहा है, जहाँ क्या हुआ है, वहाँ की इन्वेस्टिगेशन क्या है जी, उसका जो पोस्टमार्टम है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, सिर्फ क्लोज रेंज मारा गया है, लॉन्ग रेंज से मारा गया है, इस तरीके से किन सर्कमस्टांसेस में, और अगर 800 गोलियां फायर हुई हैं तो उसके अलावा किसी दूसरे को गोली क्यों नहीं लगी? ठीक, ये चीजें यहाँ से इन्वेस्टिगेशन का आगाज होना चाहिए। फिर उसका एक दूसरा एस्पेक्ट है कि अरशद शरीफ की केस हिस्ट्री। अरशद शरीफ पाकिस्तान में जो जर्नलिज्म करता था, पाकिस्तान में जर्नलिज्म के नतीजे में उसको मुल्क छोड़ना पड़ा, जो मुकदमात पर कायम हुए वो किन मुकदमात यहाँ कायम हुए, वो यहाँ से यूएई गया तो यूएई में उसका रहना क्यों मुश्किल हो गया, और नैरोबी में वो जिन लोगों के साथ रह रहा था, जिनमें कहा जाता है कि उसके कोई रिलेटिव या कजन थे, वो 2 लोग जो हैं वो उसके की विटनेस वाक़े के जो एनी शाहिद हैं जी, वो एक ड्राइवर है और दूसरा उनका कजन है। इन्वेस्टिगेशन बुनियादी तौर पे उन 2 से ही शुरू होनी चाहिए। ठीक है, वो आया उधर, किन सर्कमस्टांसेस में आया, वो क्यों उसने वाई ही पे नैरोबी एज ए डेस्टिनेशन, जहां तक नैरोबी पुलिस का है उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। वो नोटोरियस है, क्योंकि वहाँ गैंग वॉर बहुत होते हैं, वहाँ ड्रग्स माफियाज बहुत हैं, वहाँ स्ट्रीट क्राइम बहुत है जी, वहाँ चीज जो है वो कवर अप बहुत करती है। मज़हर साहब, कल से जब से वाकया हुआ है तब से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर ले ले या जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर यह बात की जा रही है कि जो कीनियन पुलिस पर मावराए अदालत कातिल के इल्जाम हैं वो कुछ नए नहीं हैं, ये वो हमेशा से करते आए हैं, उनका प्रोफाइल इसी किस्म का रहा है। क्या इस कत्ल पर जिस तरह से आप कह रहे हैं ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जरूर बननी चाहिए, पाकिस्तान को भी मौका मिलना चाहिए इन्वेस्टिगेट करने का, क्या बैनुल-अक़वामी सतह पर भी तहकीकात होनी चाहिए, तभी कोई रिजल्ट निकल सकेगा? पहले तो पाकिस्तान रिक्वेस्ट तो करे इसकी, पाकिस्तान ने तो रिक्वेस्ट ही नहीं की इसकी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की। उन्होंने तो सीधा कीनिया की गवर्नमेंट से कहा है कि जी आप इसकी शफाफ तहकीक करें। अब अगर उनकी पुलिस इन्वॉल्व है इसमें तो वो क्यों करेंगे शफाफ तहकीक? ये नहीं लगता कि शफाफ, जब तक आप रिक्वेस्ट नहीं करेंगे जी, ठीक है। अमेरिका ने भी कहा है कि इसकी शफाफ तहकीक होनी चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल जर्नलिस्ट बॉडीज कर रही हैं तहकीकात। तो उन्होंने रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अपने अफ्रीकन डेस्क को कहा है कि इसके बारे में डिटेल्स मालूम हैं, वो मेरा ख्याल है वो कर रही हैं इसकी तहकीक। तो होपफुली हमें कोई स्पेक्टेट करना चाहिए, लेकिन यकीनन इंटरनेशनल बॉडीज को फैक्ट फाइंडिंग मिशन में भेजने चाहिए और ताकि हमें हक़ाइक़ पता चले। ठीक, हक़ाइक़ क्या है हमें किसी को नहीं पता, सिवाय इसके कि एक हमारा साथी जो है मार दिया।
लेकिन मजहर साहब इस वाक़े को बिल्कुल इस तरह से लेट गो तो नहीं करना चाहिए, दो कि वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी वहाँ पर कॉल की है और पर्सनल इंटरेस्ट भी ले रहे हैं जो सहाफ़ती तंजीमें यहाँ पर पाकिस्तान में है। आपको लगता है कि वो भी प्रेशराइज करेंगी उस तरह से गवर्नमेंट को कि वो प्रॉपर एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन हो, हक़ाइक़ जो है वो सबके सामने आए? जी करना चाहिए। मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस केस को जो है इस तरीके से नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस केस को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस केस को उसके ट्रांसपेरेंट अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए। हम अपने इंडिविजुअल व्लॉग्स लेके बैठ जाते हैं, अपने यूट्यूब चैनल्स लेके बैठ जाते हैं ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स आए। तो इस केस को बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। इस केस में देखिए, मुझे अपने जितने लोग यहाँ कल से सुन रहा हूं, हम में से किसको पता है कि नैरोबी में क्या हो, नैरोबी में क्या इन्वेस्टिगेशन हो? हम यहाँ बैठ के सिर्फ स्पेकुलेट ही कर रहे हैं, मफरूजों की बुनियाद पर एनालिसिस किए जा रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। जिस तरह से आप कह रहे हैं, अब हम देख रहे हैं खानदान भी सदमे से दो चार है। यकीनी तौर पे बहुत मुश्किल सूरत हाल है उनकी वालिदा के लिए, उनकी बेगम के लिए, उनके बच्चों के लिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो सियासतदानों की तस्वीरी नुमाइश है वो जारी है, चैनल्स की रेटिंग्स है वो रेटिंग्स की दौड़ जारी है। और जिस तरह से आप कह रहे हैं लोग वीलॉग्स बना रहे हैं, तबसरे कर रहे हैं और हकाइक का किसी को इल्म नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि इससे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन देखिए, किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन को आप 24 घंटे 72 घंटे हफ्ते भर में कंप्लीट नहीं करते। आप शुरू करते हैं उस केस की हिस्ट्री से। मैंने फिर ये कहा कि इस पे कोई बहुत जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी में आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि ये वाकया आपके मुल्क में नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो अपने मुल्क में होने वाले वाकयात की इन्वेस्टिगेशन नहीं है। हमारे यहाँ तो अपने मुल्क में जो काफी मारे गए उनकी तहकीकाती कमीशन बनाया गया, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं पता चल सकी। तो हमारे मुल्क के अंदर का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है और कीनिया पुलिस इससे ज्यादा खराब है। अब इससे आप अंदाजा कर लें कि ये चीजें हम किस उस तक पहुंच पाएंगे, उसकी तह तक पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि रशीद साहब जैसे पॉलिटिशियन तो खुदा के लिए इस केस पर सियासत ना कर। बहुत सी चीजें हैं सियासत करने की, और लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा इस केस पर सियासत ना करें। एक जर्नलिस्ट मारा गया है, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मारा गया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन तो प्रॉपर्ली होने दें। ठीक है, उसकी चीज तो आगे ठीक है, आपको सियासी फायदा हो जाएगा, आप पॉलिटिकल माइलेज मिल जाएगा, लेकिन क्या इससे मसले का हल निकल आएगा? क्या उससे उसकी फैमिली को जस्टिस मिल पाएगा? तो खुदा के लिए बात सिचुएशन ऐसी होती है तो बियॉन्ड पॉलिटिक्स होती है, अबव पॉलिटिक्स होती है। इस केस को उसी तरीके से चलने दें, उसी तरीके से प्रोब करें। हुकूमत पे ये जरूर जोर दें, अदलिया पे ये जरूर जोर दें कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। अच्छा मजहर अब्बास साहब, क्या वजह है, क्या आप कमेंट करेंगे? चाहे हम देखें खान साहब का दौरे हुकूमत हो, तब भी सहाफ़ियों के साथ, सहाफ़ती इदारों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई। अब इत्तेहादी हुकूमत है, शहबाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म है, और अभी भी आप नहीं समझते कि सहाफ़ियों के साथ या जो ये भी इंसिडेंट हुआ है, कैसे देखते हैं आप? क्या कमेंट करेंगे? क्यों ये एक सिलसिला इस तरह से है कि हमेशा जो सहाफ़ी हैं वही सेक्रीफाइस करें, उनके साथ इस तरह के वाक़यात हों? नहीं, सिर्फ सहाफ़ियों के साथ क्यों? इस मुल्क में मैंने अभी आपको मिसाल दी ना कि सियालकोट के जो लोग मारे गए, क्या उनको इंसाफ मिल सकता? क्या मॉडल टाउन में जो लोग मारे गए उनको इंसाफ मिल सकता? क्या आए दिन जो फेक एनकाउंटर्स में लोग मारे जाते हैं उनको इंसाफ? तो इस मुल्क में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बड़ा सवाल है। इसलिए मेरा अदलिया की बड़ी जिम्मेदारी है कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कुछ करें। रियासत और हुकूमतें बदकिस्मती से जो है बहुत से केस में कनाइटेंस होती है पुलिस, तो मेरा ख्याल है इसको अदलिया संजीदगी से लेना चाहिए। ठीक है मजहर साहब, ये बताइएगा, आखिरी आपसे कमेंट लेना चाहेंगे। अरशद शरीफ ग्रास रूट लेवल से जद्दोजहद करके हमने देखा कि इस मुकाम तक पहुंचे हमारे साथ हो गए मजहर अब्बास साहब का राब्ता हमसे मुनक़ता हो गया। बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास आपके वक्त के लिए। और नो डाउट कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट ये इंसिडेंट रहा अनवार। आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं मीडिया में एंटर हुई और काम का आगाज़ किया तो एक निजी चैनल से आगाज़ किया, तो वहाँ पर उससे पहले डायरेक्टर न्यूज़ कोई और थे, उन्होंने रिज़ाइन किया, तो अरशद शरीफ साहब ने उस चैनल में एज अ डायरेक्टर न्यूज़ ज्वाइन किया। मैं बहुत अपनी स्टार्टिंग करियर में थी, आगाज़ में थी,
और मुझे आज तक वो मुलाकात याद है। उन्होंने मुझे बुलाया और मैं बड़ी डरी हुई थी कि अभी काम आता नहीं है, सीख रहे हैं, ट्रेनिंग पीरियड है और नए डायरेक्टर न्यूज़ आ गए हैं, कैसे मिलेंगे, क्या टास्क देंगे। उन्हें बुलाया और इतनी पोलाइटली, इतना काइंडली उन्होंने मुलाकात की, कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स उन्होंने बताई। उन्होंने कहा गो एंड वर्क, आप काम करें, खुल के काम करें। सो वो ऑब्वियसली आप फ्लैशबैक करते हैं, आपको माजी की चीजें भी याद आती हैं। बिल्कुल, सो आई थिंक इट्स अ लॉस, इट्स अ ग्रेट लॉस। ग्रेट लॉस। यही मैं मजहर साहब से जानना चाह रहा था, जिस तरह से अरशद शरीफ हमने देखा कि ग्रास रूट लेवल से भी उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के उस लेवल तक वो पहुंचे जहां पर हर सहाफ़ी पहुंचना चाहता है। मजहर साहब ने जो पॉइंट रेज किया है वो बिल्कुल वैलिड है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन इस मामले की जरूर होनी प्रोग्राम में चाहिए। लेंगे ब्रेक के बाद आपको वापस। ज्वाइन करते हैं, दीगर अहम सेगमेंट्स शामिल करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। कल हम बात कर रहे थे सुप्रीम जुडिशल कमीशन के इजलास के हवाले से, तो जहां पर इत्तफाक़े राय का वजूद एक बार फिर से मुतनाज़ा हो चुका है। फरवरी 2022 से आला अदालत में जो जजेस की नशिस्तों को ताहाल पुर नहीं किया जा सका और इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि इस पीर को होने वाले इजलास में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह समेत 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट तैनाती की सिफारिश कर दी है, जिनमें से 2 वही जजेस हैं जिन्हें कमीशन की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया था, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के वो 2 नामजद करदा नाम थे और उन जजेस की मंजूरी जुलाई में ना होने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शिकवा भी कर चुके हैं और साथ ही साथ उन्होंने नए जो अदालती साल के आगाज में खिताब के दौरान बरमला एतराफ़ किया था कि अदालत की जानिब से पंजाब हुकूमत के मामले पर वफाकी हुकूमत के हक में जो फैसला नहीं आया था उस पर वफाक उनसे नाराज था। बिल्कुल, और सवाल ये भी है कि वफाक के नुमाइंदों, वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल ने अपने ही मुस्तरद करदा नामों की हिमायत कैसे की। मुस्तकबिल के 2 चीफ जस्टिस जिन नामों की मुखालफत कर रहे थे, वफाक उनकी हिमायत कैसे कर सकता है। रात गए वजीर कानून ने अपने ओहदे से ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर इस्तीफा दे दिया था। सवाल तो यहाँ पर यह भी है कि क्या आजम नज़ीर तारड़ फेस सेविंग करना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद के नामों की भी सिफारिश की, जबकि जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के लिए जस्टिस शफी सिद्दीकी का नाम मुअख्खर कर दिया क्योंकि उनके नाम पर इत्तफाक़े राय नहीं हो सका। जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अजहर रिजवी की तैनाती की सिफारिश 4-5 के तनासुब से हुई। जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और नुमाइंदा पाकिस्तान बार अख्तर हुसैन ने जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अजहर रिजवी के नामों की मुखालफत की और यूं इत्तफाक़े राय से कई माह से तातुल का शिकार कौमी नौयत का मामला हल कर लिया गया। बिल्कुल, एक और मामले की जानिब आगे बढ़ते हैं जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशाखाना केस में नाअहली पर NA-95 मियां वाली से इमरान खान की निशिस्त को खाली करार दे दिया है और साथ ही उन्हें NA-45 जिला कुरम से जिला इलेक्शन लड़ने के लिए भी अहल करार दे दिया है। इसी दौरान इलेक्शन कमीशन ने ताहाल इंतखाबी अखराजात की तफसीलात ना बताने पर इमरान खान जो 6 इंतखाबी नशिस्तों से कामयाब हुए थे उसका नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया। और उधर फिर से हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान के वकील की तरफ से इलेक्शन कमीशन के फैसले को फौरी तौर पर मुअत्तल करने की सदा मुस्तरद कर दी गई है। अदालत का इस हवाले से कहना था कि इलेक्शन कमीशन के तफसीली फैसले का इंतजार करना चाहिए और इंतजार किया जाए, 1-2 रोज की ताखीर से कोई फर्क नहीं पड़ता। चीफ जस्टिस ने यह रिमार्क्स दिए कि अदालत किसी भी आईनी इदारे को डायरेक्शन नहीं देती, ये एक मामूली काम है। इलेक्शन कमीशन ताखीर नहीं कर रहा। अदालती तारीख में अदालत ऐसा ऑर्डर मुअत्तल नहीं कर सकती जिस पर दस्तखत ही मौजूद नहीं हो। अदालत ने समाअत 3 रोज तक मुलतवी कर दी है और साथ ही साथ इमरान खान के वकील को जो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात थे उनको दूर करने का हुक्म भी दिया है। जहां पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ तोशाखाना रेफरेंस में नाअहल होने के बाद एक बार फिर इलेक्शन के लिए अहल करार पाए हैं, वहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पार्टी कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से भी जो इतलात सामने आने के वो जो वतन वापसी का जो मामला है वो एक मरतबा फिर से ताखीर का शिकार दे रहा है और मामला लटक सा गया है। बहरहाल इसी सूरत हाल के हवाले से
बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, जुल्फिकार राहत साहब। पहले जो ये सारा सर हमने मामला जिक्र आपसे किया, जो इतलात सामने आ रही हैं, अब ये जो सुप्रीम जुडिशल का मामला है, ये एक बार फिर से मुतनाज़े आप समझते हैं कि ये हो गया है, विफाक ने अपने ही मुस्तरद करदा नामों की मंजूरी दे दी है, लेकिन कैसे? देखिए, जिस तरह पाकिस्तान की सियासत को आप डिस्कस कर रहे थे, इसी तरह शुरू से अगर जुडिशरी के इश्यूज़ को आप देखना शुरू करें तो जुडिशरी के जजेस का नाम जब भी जाता है, हाई कोर्ट की बात कर लें, सुप्रीम कोर्ट की बात कर लें, तो इसी तरह ही पहले ये लड़ाई चलती है, लड़ाई के बाद फिर अचानक कोई इंटरवीन करता है तो फिर इत्तेफाक हो जाता है रातों रात। तो गवर्नमेंट पहले और पोजीशन के ऊपर थी, फिर गवर्नमेंट पीछे हट गई, तो जाहिर है पीछे हटाया गया जी, किसी ने तो हटाया होगा। तो इस स्टेट के अंदर कुछ बड़े भी हैं जो फैसले भी करवाते हैं। तो ये मामला भी इसी नौयत का था, और इस खबर के अंदर जो खबर है वो ये है कि इसमें आजम नज़ीर तारड़ साहब की पोजीशन और थी, गवर्नमेंट की पोजीशन और थी, जजेस का मामला कुछ और था, इसीलिए वो मुस्ताफी हो गए रात को ही। चीफ जस्टिस साहब किसी और पोजीशन पे खड़े थे, लेकिन जब देखा कि मामला एक सतह के ऊपर पहुंच गया है तो उसके बाद फिर इंटरवीन किया गया, फिर रातों रात बस एक मैसेज था और सारी चीज़ें सेटल हो गई। ठीक है, लेकिन इमरान खान हम देख रहे हैं कि मियां वाली से नाअहल हुए हैं, क्या दीगर नशिस्तों से अहल करार पाएंगे जो अभी भी उनका एक मामला चल रहा है? देखें, ये बड़ी बदकिस्मती है कि जो मुल्क माशी तौर पे बदहाली का शिकार हो, पसमानदगी का ये आलम हो कि रोज़ाना की बुनियाद पे ये कहा जाए कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो रहा है और पाकिस्तान की माशी सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर है। एक ऐसे मुल्क के अंदर आप इलेक्शन की इतनी बड़ी एक्सरसाइज करते हैं और इलेक्शन की इतनी बड़ी एक्सरसाइज के बाद 6 सीटों से एक शख्स जीता है, तो आप दूसरे ही दिन एक फैसला करते हैं और फैसले के नतीजे में आप उसको नाअहल कर देते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें थीं तो एक दो दिन पहले कर देते, चलो इलेक्शन का खर्चा ही बचा लेते। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर शुरू से एक दायरे का सफ़र है जी, और वो दायरे का सफ़र ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि मसला इमरान खान का नहीं है, मसला उसकी नाअहली का भी नहीं है, मसला इस सिस्टम का है कि अगर इलेक्शन कमीशन वाकई इस मुल्क के अंदर इतना इंडिपेंडेंट हो गया, जो कि पूरी दुनिया के अंदर होता है, अब इंडिया के अंदर देख लें, मजाल नहीं कि कोई सियासतदान अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर सके। अभी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया इंडिया के अंदर, उन्होंने कहा है कि जो क्रिमिनल पॉलिटिशियन है, जिसके खिलाफ जितने मुकदमे हैं, सारे मुकदमे अखबारात के अंदर छापे जाए और ये भी पाबंद किया जाए कि कौन सी पार्टी इन क्रिमिनल्स को क्यों टिकट देती है और वो वजाहत करे। और वहां पे इलेक्शन कमीशन भी, हमारे यहाँ तो टोटली आप एक डिफरेंट चीज ही देखते हैं। पहले केसेस दायर होते हैं, इल्जामात लगते हैं, सजाएं होती हैं, फिर हम देखते हैं कि कुछ वक्त गुजरता है और उसके बाद वो उसके अंदर बरी हो जाते हैं। बहरहाल एक जानिब तोशा खाना और खान साहब की नाअहली से मुतल्लिक बात हो रही है, दूसरी जानिब जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी वतन वापसी पर एक मरतबा फिर से सवालिया निशान लग चुका है और वो वतन वापस आएंगे या नहीं आएंगे। राना सनाउल्लाह बहरहाल इस हवाले से क्या कहते हैं, जरा वो सुनते हैं, उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। लोगों की ज़िंदगी आसान होनी चाहिए और ज़िंदगी आसान लोगों की महंगाई में कमी से हो सकती है, बिलों में कमी से हो सकती है, इजाफे से तो नहीं हो सकती। तो इस मामले में जो है वो लोगों की जो उम्मीद थी वो हमसे भी है, हमसे अभी भी होगी। मियां शहबाज शरीफ साहब बड़े मेहनती, बड़े मुखलस और बहुत ही जो है वो आवाम की जो है वो नब्ज़ पे हाथ रखने और लोगों के लिए जो है वो अनथक मेहनत करने वाले, लोगों के रिलीफ के लिए जो है वो काम करने वाले लीडर हैं। लेकिन जो तवक्कुआत लोगों को मियां नवाज शरीफ साहब से हैं वो शायद बाकी लोगों से नहीं है। और मियां नवाज शरीफ साहब जब तशरीफ़ लाएंगे और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो PMLN अंडर द लीडरशिप मियां नवाज शरीफ जो है उस हमारी इलेक्शन कैंपेन को। ठीक है जुल्फिकार साहब, जिंदगियां लोगों की आसान करने की बात की जा रही है और जिंदगियां आसान करने का फार्मूला मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त या इसहाक डार हैं या नवाज शरीफ हैं। तो ऐसा क्या हो जाएगा कि जो इसहाक डार के आने के बाद भी नहीं हो सका? हम अगर डॉलर की कीमत को देखें, डॉलर अगर नीचे गया है तो उसका आम आदमी की जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन अब ये सलाह पेश की जा रही है कि अब नवाज शरीफ साहब आएंगे तो लोगों की जिंदगियों में बड़ा रिलीफ आ जाएगा। देखिए जी, पाकिस्तान की सियासत के अंदर इमरान खान एक ऐसा नाम उभर कर सामने आया एक पॉलिटिशियन की शक्ल में कि इससे पहले ज़ेड भुट्टो थे जो एक नैरेटिव बनाते थे और नैरेटिव को सेल करते थे और पूरी एनर्जी के साथ वो अवाम को साथ लेके चलते थे और अवाम उनको फॉलो करती थी।
उनके बाद ये दूसरा लीडर आया जो नैरेटिव बनाता है और नैरेटिव को फिर कामयाबी से सेल भी करता है। और खान साहब यक वक्त को 3-4 किस्म के चूरन बेच रहे हैं और वो इतनी कामयाबी के साथ बेच चुके हैं और लोग उसको बाय कर चुके हैं कि अब मसला बन गया है पीडीएम पूरी के लिए और कुछ और फोर्सेस के लिए कि इसको इमरान खान के नैरेटिव को काउंटर कैसे किया जाए। उसके लिए 2-3 चीज़ें सोची गई हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इसके मामले को इतना लंबा कर दो कि वो जलसे कर कर के थक जाए और उसको थकाने की एक एक्सरसाइज चल रही है। दूसरा ये है कि नून लीग की जो गवर्नमेंट है इसको मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जाए ताकि ये कोई ऐसा करिश्मा कर लें कि इससे वो काउंटर हो जाए, कोई महंगाई को डाउन कर लें, डॉलर को नीचे, जिसमें अभी तक नाकामी है। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि अब वो दोनों चीज़ें नहीं हो सकी। अब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो ये काउंटर हो जाएंगे। मकसद ये है कि अगले इलेक्शन की तरफ तब जाना है जो डिसाइडेड है जब ये नैरेटिव इमरान खान साहब का नीचे आएगा। दूसरी तरफ इमरान खान साहब इतने मोमेंटम के साथ चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी वो अपनी इतनी एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि उनका मोमेंटम नहीं टूट रहा, उनका सहर ख़त्म नहीं हो रहा और आम लोग भी उसके साथ हैं। देखिए, मज़हब की बात कर लें, राइट विंग हमेशा नून लीग की स्ट्रेंथ हुआ करता था, अब सारा राइट विंग उनके साथ है, मजहबी वोटर सारा उनके साथ है। एंटी अमेरिका जो स्टॉन्स था वो सारा का सारा कप्तान ले गया। एंटी ड्रोन जो स्टॉन्स था, जुल्फिकार साहब, ये सारे जो मामलात का आपने तस्करा किया और खान साहब भी जो अपने बयानिए में उसको बात करते हैं मुसलसल, फॉर एग्जांपल महंगाई की जो बात हो रही है, ये महंगाई खान साहब के भी दौरे हुकूमत में बहुत ज्यादा रही, अवाम तब भी महंगाई का रोना रोते हुए दिखाई दिए, लेकिन अब खान साहब इस हुकूमत में सारा मलबा भी डाल रहे हैं। बहरहाल सवाल मेरा आपसे ये कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल जाता है तो डू यू बिलीव कि जो खान साहब का बयानिया है वो मजीद मजबूत होगा? देखिए, अब तक की जो सूरत हाल सामने आई है इसमें एक स्क्रिप्ट तो वो होता है जो इंसान बनाते हैं, एक स्क्रिप्ट ऊपर भी बनता है। और मुझे जो नज़र आ रहा है बीइंग जर्नलिस्ट, अगर मैं हालात को देखता हूँ, ग्राउंड रियलिटीज़ को देखता हूँ, जितने स्क्रिप्ट लॉन्च हुए हैं, जितना इमरान खान के नैरेटिव को काउंटर करने की कोशिश की गई है, उतनी उसको सपोर्ट मिली है, उतना उसका नैरेटिव आगे बढ़ा। मिसाल के तौर पे आप अभी नाहली की बात कर लें, नाहली से पहले की सूरत हाल ये थी कि इमरान खान का नैरेटिव आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा था, लोग बेजार हो रहे थे, बददिल हो रहे थे कि यार रोज़ जलसे, डेली मार कुटाई, डेली पकड़ लो मार दो, तो इस चीज़ से लोग थोड़े से फेडअप हो रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि एक नाहली का फैसला आया, फिर उसके नैरेटिव के अंदर जान पड़ गई। तो मैं समझता हूँ कि ये बाज़ लोग अपनी नालायकियों की वजह से इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है उसको ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के आने के नतीजे में मुझे नहीं लगता कि इमरान खान का नैरेटिव नीचे जाएगा। हाँ, फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। ठीक है, एक बड़ा कदावर लीडर है नवाज शरीफ, जब वापस आएगा, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि वो यहाँ से इमरान खान का जो बयानी है उसको चैलेंज करना किसी के लिए भी आसान पहले पाकिस्तान नहीं होते थे, यहाँ से नवाज शरीफ साहब लंदन गए। ठीक है, तो वापस आएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जुल्फिकार रहा सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ शो में मौजूद थे और उनका यही कहना था कि अब जो इमरान खान बयानिया बिल्ड कर चुके हैं उसको चैलेंज करना, उसको हराना अब शायद किसी भी पार्टी के बस में नहीं रहा। बिल्कुल, लेंगे प्रोग्राम में ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे क्रिकेट की, पाकिस्तान के अगले टाकरे की, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि स्कोर बोर्ड पर इस वक्त स्टैटिक्स क्या है। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे और उससे पहले हमने आपको अपना छोटा सा खेल का मैदान भी दिखाया जहां पर किट वगैरह पड़ी है, सारा साजो सामान रेडी है, क्योंकि हम भी रेडी हैं पाकिस्तान के अगले मैच के लिए। लेकिन जो पिछला मैच था उसके दुख से, उसके हसार से, उसके गम से मैं और नबिया या शायद जो भी शायकीन क्रिकेट हैं अभी तक बाहर नहीं आ रहे। मैंने तरह तरह की मीम्स देखी सोशल मीडिया पर कि वो एक बच्चा सोने जा रहा है तो उसके ज़हन में ख्याल आ रहा है काश नो बॉल ना होती। हमारे सर पे तो इतना सवार है, कल तो हमने तोते को भी कह दिया था, वो तोते वाली ग्रीन टीम जीती है। बिल्कुल, तो शायकीन क्रिकेट अभी तक हम देख रहे हैं कि जो पाक भारत मैच हुआ
उसके गम से, दुख से बाहर नहीं आ कोई बात रही। नहीं, लेकिन कोई बात ऐसे नहीं। में जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो भी मैच के दौरान अंपायरिंग पर भी सवालात उठा रहे हैं। Yes, no doubt. यकीनी तौर पर वो जो एक नो बॉल थी बहस वो है बड़ा अभी भी। अजीब सा डिसीजन था जिसको लेके पाकिस्तानी टीम रिव्यू में भी नहीं जा सकी। लेकिन जो खुशियां मनाने का सिलसिला है Obviously बनता बॉर्डर है, पार हक वो भी है। जारी है। जिस हाँ। तरह से सानिया मिर्जा अपनी फैमिली के साथ या अपने दोस्तों पहले के जरा साथ क्लिप देखते हैं वो वाला, क्लिप है ना? देख लेते सानिया हैं। मिर्जा जब चलें। वो मैच का बड़ा वो फिर विनिंग बात मोमेंट करते बड़ा हैं। मेरे ख्याल से जबरदस्त होता है, चाहे पाकिस्तान जीते या इंडिया जीते, तो जो भी टीम जीत रही होती है वो विनिंग लम्हा, वो जो शोर है, तो सानिया मिर्जा ऑब्वियसली भाई उनका मुल्क, उनकी कंट्री जीती है, अच्छा परफॉर्म भी किया, तो जरा वो क्या लम्हा था पहले शेयर करते हैं, वो फिर इस पे गुफ्तगू करेंगे। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने मिर्जा फैमिली के साथ मैच देखा सो नाजरीन, ये तो वो जिस लम्हा तरह था से जो सेलिब्रेट कर रही है इस टाइम celebrate मिर्जा कर रही फैमिली हैं। इंडिया में मौजूद अच्छा, है और अनवर, मैच को I देख रहे हैं, think एंजॉय कर थोड़ी रहे सी हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा करना चाहिए करना हमें। चाहिए, बिल्कुल करना देखिए, चाहिए। पाकिस्तान ने सबसे पहली बात तो ये है कि एंड तक, आखिरी गेंद तक उन्होंने कोशिश की, खेला, जान मारी, और जब इंडिया जीत गया है तो मेरे ख्याल से उनको उस चीज का क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। तो ऐसे में मैं अक्सर देखती हूँ कि शोएब और जो सानिया का जो कपल है, शी इज अ इंडियन, शोएब इज अ पाकिस्तानी, तो अक्सर इनको क्रिटिसाइज किया जाता है। आई थिंक लेकिन नहीं करना चाहिए। वो नोकझोंक भी अच्छी लगती है, अच्छी शायद कहीं ना लगती है, कहीं अच्छी लेकिन लगती है वो कि थोड़ा सा लो नहीं होना चाहिए अगर लोग उसमें। इतनी उस पर बात करें तो इनके घर का माहौल कैसा होगा। अच्छा, शोएब ने वो जो उस पे लास्ट टाइम कितनी कमेंट किया, शोएब ने discussion बोला करते कि होंगे। हमने तो कभी घर में क्रिकेट को डिस्कस नहीं किया, तो वो ठीक बड़े है, लेकिन कूल बन के हम उन्होंने डिस्कस कर comment लेते किया। हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इमरान इदरीस ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। इमरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तानी टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस, पाकिस्तानी टीम को हम सब ने बैकअप भी करना है क्योंकि बहुत बड़ा मार्का है। एक हार से, ठीक है, बहुत बड़ी हार थी, लेकिन शायद बहुत उन्होंने फाइट की है। अभी पाकिस्तान का फ्यूचर वर्ल्ड कप में कैसा देख रहे हैं? मजीद पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी। आई थिंक इट वाज अ गुड गेम। मैं अब जो है ना उस तरह देखता हूँ गेम को कि मैं गेम एंजॉय करता हूँ। जीतना हारना ऑफ कोर्स एवरीबॉडी वांट टू विन। जब हम ग्राउंड में जाते हैं हम कोशिश हमारी यही होती है, लेकिन दुख ये हुआ कि जीता हुआ मैच हार गए। मेरी नज़र में ये जीता हुआ जीते हुए मैच हारे, थे। बिल्कुल। चंद गलतियां हुई। फ्यूचर आई डोंट नो क्या है, वो तो जैसे मैचेस होंगे, लेकिन ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि हमारी टीम जीते, लेकिन जिस तरह से खेल रहे हैं इट इज़ क्वाइट हार्ड। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो इम्प्रूव करनी है। आई थिंक हम जोर ज़्यादा लगा रहे हैं। ठीक वी है। गॉट टू यूज़ आवर ब्रेन मोर, वी गॉट टू प्ले स्मार्ट इंस्टेड ऑफ जस्ट कीप वर्किंग हार्ड। ऑफ कोर्स वी गॉट इमरान टू Like साहब, Indians were. Like they do. अगर हम देखें, बाबर आजम इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर और बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते रहे हैं। अगर लास्ट वर्ल्ड कप का जो सहर है वही मेरे ख्याल से, मैं तो अभी उसी में थोड़ा सा वो मेरे पे तारी है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे से बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर सवाल, परफॉर्मेंस के साथ साथ उनकी जो कैप्टनसी पे। कैप्टनशिप है उस पर बहुत ज्यादा, कैप्टनसी पे सवालिया निशान लग रहे हैं। तो क्या आप इस पर क्या तज्जिया करते हैं? कौन, अगर बाबर नहीं तो फिर कौन? Babur is not too bad, but I think he's taking too much pressure. और अपनी ज़ात के लिए भी, अपने लिए भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट अपने लिए कोशिश कर रहे हैं। ही इज़ नॉट रियली डूइंग फॉर द टीम। अगर हमें चूज करना हो, आई वुड गो फॉर रिजवान बिकॉज ही इज़ वेरी एक्टिव व्हेन ही कम to bat as well and behind the stump, so he will have better view and better understanding about what is happening. So Rizwan could be a good option if we have to go ठीक है। for change of captaincy. Babar need to focus on his batting more, on ठीक his है। performance, what he's famous for. परफॉर्मेंस, ठीक है। Short ball he's not very good at. तो मुझे दुख हुआ कि जो जिस बॉल पे वो अच्छा था भी बाबर, आगे वाली उस बॉल पर भी out उस हो पे भी आउट तो होते हैं, आप उसी पे होते हैं, लेकिन आई थिंक देयर इज समथिंग मिसिंग। ही नीड टू ठीक है। फोकस मोर। हमें सबको, नॉट ओनली बाबर, पूरी टीम को, और जो डिफरेंस मुझे लग रहा है दूसरी टीमों का, खास तौर पे इंडियंस का, दे प्ले विद दे हेड एंड क्रिकेट इज ऑल अप देयर। ये कोई कुश्ती का मैच नहीं है कि जहां आपने जोर लगाना है। ऑफ कोर्स यू गॉट टू वर्क हार्ड, बट हमें स्मार्ट वर्क स्मार्ट एज वेल, ठीक है। अभी हमने देखा MCG में बड़ा मार्का हुआ, 90,000 से ज़्यादा शायकीन क्रिकेट मौजूद थे। यकीनी तौर पे एक वो प्रेशर भी है। अब पर्थ में मुकाबला होने जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं उनके लिए पिच बड़ी अच्छी होगी क्योंकि पाकिस्तानी बॉलर्स इस मैच में शुरू में तो चले, लेकिन अगर हम कहें कि जो डेथ ओवर्स है उसमें कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। शाहीन को भी हमने देखा, शाहीन भी उस तरह से मुकम्मल तौर पर फिट नहीं लग रहे। शाहीन भी फिट नहीं है और
पर्थ की विकेट, ऑस्ट्रेलिया की ओवरऑल जो पिचेस हैं, देयर इज मोर बाउंस नेचुरली। तो चांस है कि वहां पे हिट अच्छी मिलेगी बॉल को और दूसरी टीमों को मिलेगी। एज अ बैटिंग टीम वी आर नॉट रियली गुड एट हाई बॉल्स, ऊपर आते हुए बॉल को हम खेलते हैं क्योंकि हमारे ट्रैक्स लो ट्रैक्स हैं, सो वी आर क्वाइट गुड एट हमारी सारी प्रैक्टिस ही यूएई में उन्हीं पे है। तो दूसरी टीमों को जो बाहर ऑस्ट्रेलियन स्पेशली उन्हें बेनिफिट होगा, इसलिए मुझे ज्यादा अच्छा पाक इंडिया मैच का भी बार बार जो तस्करा होता है, आई थिंक ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ये लगता है और मेरे ख्याल से अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तानी टीम ने जो प्रेशर था अनवर वो बड़ा अच्छे से हैंडल किया। दो कि आप देखें कि बहुत सारे हमारे प्लेयर्स वो उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं रखते, नई टीम है, लड़के यंग है, लेकिन जो प्रेशर हैंडलिंग थी आई बिलीव के उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने वो प्ले किया। थैंक यू सो मच, आपने मेरे प्रोग्राम में ज्वाइन किया शो में। इमरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे बरतानिया की सियासत के हवाले से। बरतानिया में एक नए वज़ीर आज़म का नाज़रीन इंतखाब कर लिया गया है और अब की बार ऋषि सुनक बरतानिया के वज़ीर आज़म होंगे। नाम सामने आ चुके हैं और ऋषि सुनक बोरिस जॉनसन की काबीना में वज़ीर ख़जाना थे इससे पहले। और चंद दिन पहले जो खबरें सामने आ रही थी बरतानिया में सियासत के हवाले से, जो ऊपर तले सियासी इक़्तिसादी जो मद्दोजज़र हमने देखा, जिसके बाद जो वज़ीर आज़म इससे पहले लिज ट्रूस थी, उन्होंने 20 अक्टूबर को इस्तीफ़ा दिया, अपना इस्तीफ़ा होने का ऐलान किया। तो एक मुआशी बहरान इस कदर गहरा और पेचीदा हो चुका था कि लिज ट्रूस को ऑब्वियसली चंद हफ्तों में ले डूबा, बिल्कुल 6 हफ्तों में ले डूबा। लिज ने वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद हुकूमत 23 सितंबर को कुल यानी कि 45 बिलियन जो स्टर्लिंग टैक्स छूट जो था वहां पर उसकी तैयारियों का ऐलान भी किया था, लेकिन वो खातिर खा इक़दाम शायद नहीं कर सकी और उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा, क्योंकि हुकूमत का ये जो इक़दाम था वो मुल्क के बैरूनी जो कर्जे थे उसमें इजाफा भी हो रहा था और हम देख रहे थे कि जो स्टर्लिंग की जो कदर है उसमें शिद्दत से कमी का सबब भी बन रहा था। और यही इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जब लिज ट्रस को ये वजह ले डूबी है, उनकी हुकूमत को ले डूबी है और अब ये जो दबाव है वो ऋषि सुनक को बर्दाश्त करना होगा। और इस हवाले से जो दिलचस्प हकाइक है ऋषि सुनक के हवाले से वो भी हम आपसे शेयर कर लेते हैं। ऋषि सुनक को भारतीय निजात बरतानवी वजीर आज़म भी कहा जा रहा है, लेकिन ये जो बहस तलब मामला है कि ऋषि सुनक को भारतीय निजात कहें या फिर पाकिस्तानी कहें, क्योंकि कहीं ना कहीं से उनका जो ताल्लुक है वो पहलवानों के शहर गुजरांवाला से भी निकल आया। हमारी टीम ने इस पर रिसर्च की है और उनकी रिसर्च के मद्देनजर ये मैं आपको बता रहे हैं कि पहलवानों के शहर गुजरांवाला से उनका कहीं ना कहीं ताल्लुक है, जहां ऋषि सुनक के जो वालिद थे वो कीनिया में पैदा हुए और उनकी जो वालिदा हैं अशरा सुनक वो तंजानिया में पैदा हुई, जबकि जो ऋषि सुनक के दादा थे रामदास सुनक वो 1935 में गुजरांवाला से उन्होंने हिजरत की थी जो उनके और वो कीनिया के जो दादा वो उनका ताल्लुक गुजरांवाला से था, उनकी जो दादी का ताल्लुक था वो नई दिल्ली से था और ये लोग यहाँ से माइग्रेट करके कीनिया गए, कीनिया चले गए थे। बिल्कुल जो साहब हैं जो अब नए वजीर आजम होंगे उनके पेरेंट्स और फिर ऑब्वियसली। तो बहरहाल ये एक इंटरेस्टिंग चीज थी, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट थे जो कि हमने आपके साथ को अफ्रीकी नयाद कहा जाए, भारतीय या फिर पाकिस्तानी, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। बहरहाल गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, साबिक सफीर हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ दुरानी साहब, उनसे गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। एक वक्त था कि जब एशियन नयाद लोगों को बरतानिया में कई तरह के इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ता था, लग रहा है कि अब जो वो सिचुएशन है वो काफी हद तक बदलती हुई दिखाई दे रही है। एशियाई नस्ल का कोई शख्स बरतानिया का वजीर आजम होगा, इससे पहले ये सोचना जरा मुश्किल था। जी आपने सही फरमाया, लेकिन इसके साथ ही आपको जो ब्रिटिश डेमोक्रेसी है उसकी भी तारीफ करनी पड़ेगी कि वहाँ पे बहरहाल एक मेरिट को जो है वो अहमियत दी जाती है और दूसरा ये डिपिक्ट करता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन अ सेंस कि विद इन द कंजर्वेटिव पार्टी अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो वहीं पे वो रिजॉल्व कर लेते हैं और ऐसी सूरत में उनको ये नहीं होता कि अपोजिशन खड़ी
कभी हो कि ये मुतालबा करने लगे कि दोबारा इलेक्शन कराएं या सड़कों पे आ जाएं, तो ये हमारे लिए एक सबक भी है और ये भी देखना जरूरी है कि ऋषि सुनक का इंतखाब वो पहली फेज में आ गए थे इस ट्रस्ट से, लेकिन दूसरे में वो बिल्कुल सेमलेसली और बगैर किसी प्रॉब्लम के उनको इलेक्ट किया गया। उनमें भारत सलाहियतें मौजूद, वो चांसलर रहे हैं और फाइनेंस का, उनको इकोनॉमिक का जो है तजुर्बा है, और इस वक्त जो असल प्रॉब्लम बरतने में आ रहा है वो क्राइसिस, और ये क्राइसिस उस वक्त ज्यादा बढ़ गया है जब से ब्रिटानिया ने यूरोपियन यूनियन से हट किया की वजह से। उसका उन्होंने जिस तरह से ये मुल्क को जिस क्राइसिस की तरफ ले गए हैं जी, आप देख सकते हैं कि वो खुद अपना टेन्योर पूरा कर सकते और इस ट्रस्ट 45 डेज के लिए आ सके। और अब देखना ये है कि चुनाव है वो मुल्क को इक़्तिसादी क्राइसिस से कैसे निकाल। ठीक है, लेकिन आज साहब बरतानिया में हम देख रहे हैं कि मुसलसल जो वज़ीर आज़म की तब्दीली का अमल वो जारी है। डेविड कैमरून के बाद थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस, और अब ये जो सारा बोझ है इक़्तिदार का वो ऋषि सुनक के कंधों पर आ गया है। वो इसको किस तरह से मैनेज कर पाएंगे? बरतानिया को हमने देखा कि पहले ब्रेक्जिट का सामना था, उसके बाद अब आलमी मुआशी बहरान भी है, वो भी वहां पर पंजे गाड़ रहा है। जी, लेकिन ये कि उनको बहरहाल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उनके ये कि मेच्योरिटी, मैं स्टेबिलिटी शायद ना कहूँ, स्टेबिलिटी इस वक्त नहीं है, क्राइसिस सिचुएशन है जिससे वो गुजर रहे हैं। लेकिन मेच्योरिटी ये है कि ब्रिटिश पॉलिटिक्स जो है वो एक भरपूर मौका देती है हुकूमत वक्त को कि वो अपना प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर सके और अपना टेन्योर पूरा कर सके। यही वजह है कि जो मेजर लेबर पार्टी है उन्होंने ऐसे कोई जो है इकदाम नहीं उठाए कि जिसके जरिए मुल्क के अंदर क्राइसिस को मजीद हवा दी जा सके। जी अच्छा सर, यहाँ पर अब ये भी एनालिसिस सामने आ रहे हैं कि लिज पर भी, जो लिज ट्रस इससे पहले जो वज़ीर आज़म थी, उन पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। ऋषि सुनक को भी उन्हीं मसाइल का सामना करना पड़ेगा, तो ये क्या हैंडल हो सकेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली मुनक़सम पार्टी, बढ़ती हुई जो कीमतें हैं, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, इस वक्त सामना करना पड़ रहा है बरतानिया को इन तमाम मसाइल का और दीगर का। सो कैसे आप देखते हैं कि क्या आने वाले टाइम में किस तरह से ये होगा? देखिए, मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इसमें ऋषि सुनक को जो खुद एडवांटेज हासिल है, वो खुद फाइनेंस के आदमी हैं, इकोनॉमिक्स को अच्छी तरह समझते हैं। लिज ट्रस की निस्बत उनकी जो एप्रिसिएशन है कंट्रीज इकोनॉमी के बारे में वो ज़्यादा बेहतर है, और उन्होंने जब एज चांसलर ऑफ एक्सचेकर जो है काफ़ी हद तक इसमें उनको एप्रिसिएशन मिला था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि खाली ये बरतानिया का इक़्तिसादी बहरान नहीं है, जब आप दुनिया में देखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा है। और इस वक्त बरतानिया को जो एक्सटर्नलिटीज़ का सामना है उसमें ख़ासकर एनर्जी प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। हर हाउस होल्ड का जो एनर्जी बिल है वो तकरीबन 40% बढ़ चुका है। तो ये और ये चूंकि बरतानिया एक सर्द मुल्कों में शुमार होता है, तो वहाँ पे अब सर्दियों में एनर्जी के बिल और बढ़ जाएंगे। तो वहाँ के मसाइल इस तरह के हैं। और उसके बाद दूसरा ये है कि इस वक्त जो यूक्रेनियन क्राइसिस सामने आ गया है उसमें बरतानिया पेश है, तो उसने भी एक जो डिफेंस की तरफ है उनके अखराजात जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे बनस्बत इसके कि वो सोशल वेलफेयर की तरफ डाइवर्ट रिसोर्सेज को, इसका एक अपना इम्पैक्ट हो रहा है। लेकिन आसिफ साहब, ये कहा जा रहा था एक दिन पहले कि शायद बोरिस जॉनसन ही हैं जो हैं वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे, लेकिन फिर वो दस्तबरदार हो गए। शायद पार्टी गेट की वजह से जो उनकी पार्टी वो खतरा मोल नहीं लेना चाह रही थी। इसके साथ साथ जो टैक्स छूट का मंसूबा है, क्या वो भी खत्म कर दिया गया? नहीं, मेरे ख्याल में टैक्सेस तो बहरहाल इनको लगाने पड़ेंगे और यही उनके पास वो था। अलबत्ता इन्होंने ये किया था कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है छूट मिली थी, उनके ख्याल तक कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी और उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, लेकिन वो इमीडिएटली उसने उसके बरक्स रिएक्शन हुआ। तो उसकी वजह से बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है
उसको भी जो है अपने इंटरेस्ट रेट के सिलसिले में एक फॉर्म एक्शन लेना पड़ा। तो यही वजह है, उनके लिए बहुत इससे चैलेंजेस हैं, और ये ऋषि सुनाक के लिए भी यकीनन बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ऋषि सुनाक के लिए भी यकीनी तौर पर बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत शुक्रिया साबिक सफ़ीर आसिफ दुरानी हमारे साथ शो में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि ब्रेक्जिट के बाद से जो मुश्किलात वहाँ पर मौजूद तमाम वज़राए आज़म को देखने में आई हैं, उसी का खुमियाजा भुगता है लिज ट्रस ने भी, और अब जो सारी जिम्मेदारी है, जो सारा प्रेशर है, वो ऋषि सुनाक पर ट्रांसफर होगा। बिल्कुल, लेट्स सी कि वो किस तरीके से मौशी बहरान से बरतानिया को निकालते हैं। अच्छा अनवार, एक और अहम पैकेज जो न्यूज़ शेयर करते हैं हमारी ऑडियंस के साथ, और फेसबुक का जो यूजर्स हैं वो उसकी तादाद कितनी ज़्यादा है, उसका जो इस्तेमाल कितना ज़्यादा है, चाहे खबर के सोर्स के तौर पर इसको यूज़ किया जाए या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अब यूट्यूब जो है वो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फेसबुक को किस तरह से ओवरटेक कर रहा है, सबकत लेकर जा रहा है। तो इस हवाले से एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं। क्योंकि दुनिया भर के 70% नौजवान टिकटॉक, यूट्यूब और स्नैपचैट इस्तेमाल करने को तरजीह देने लगे हैं। प्योर रिसर्च सेंटर ने 13 से 17 बरस के 1316 नौजवानों पर तहकीक की है, जिनमें से सिर्फ 32% के मुताबिक वो फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। ताहम 95% नौजवानों ने यूट्यूब को अपनी पहली तरजीह कहा है। सर्वे में शरीक 67% नौजवान टिकटॉक इस्तेमाल कर रहे थे। इसी तरह 62% नौजवान इंस्टाग्राम यूजर्स थे। सर्वे में शरीक 95% नौउम्र नौजवानों के पास अपने स्मार्टफोन्स थे। यूट्यूब फेसबुक पर सबकत तो ले गई है, मगर इसका असल मुकाबला अब टिकटॉक से है। सवाल ये पैदा होता है, यूट्यूब अपनी बरतरी बरकरार रखने के लिए क्या नई चीज लाती है? वेलकम बैक जी। पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत के लिए कुछ अच्छी खबरें मौसूल हो रही हैं जो हम अपने नाजरीन से शेयर करेंगे। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह फेटफ ग्रे लिस्ट से निकल चुका है, जिसके बाद अब लग ये रहा है कि पाकिस्तान के लिए जो मौशी तौर पर खुशखबरियों का एक सीज़न है वो अल्लाह करे कि शुरू होता हमें तो दिखाई दे रहा है, जिसके हम तनाजुर में देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं, जहाँ पर सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर वो 2 रोज़ के लिए सऊदी अरब हैं, और कहा यही जा रहा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा और जदीद रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के हवाले से 12 अरब डॉलर की एक बहुत बड़ी अमाउंट है, जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी को दोबारा से एक स्टैंड देने के लिए शायद बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। और इस कॉम्प्लेक्स के क़याम के लिए शायद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान नवंबर में पाकिस्तान का दौरा भी करें। और आई होप सो कि बड़ा अच्छा ये दौरा होगा, पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा होगा। सिर्फ ये अच्छी खबरें यहीं तक अनवार महदूद नहीं है, बल्कि अगर बात की जाए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से, इसमें भी कारोबारी हफ्ते के आगाज में बड़ा अच्छा रुझान देखा गया, रिकॉर्ड किया गया, अच्छा रिस्पॉन्स आया। और इसके साथ साथ जो डॉलर की कीमत है वो भी अब रिवर्स गियर में है, उसमें भी हम थोड़ी सी बेहतरी देख रहे हैं। रुपए की कदर आई होप सो आने वाले टाइम में मजीद मुस्तहकम होगी। साथ ही साथ एक और खबर ये है कि जो आलमी रेटिंग एजेंसी है फिच, उसने पाकिस्तान की रेटिंग B- से कम करके CCC+ कर दी है। अगेन एक अच्छी चीज। और एक और जो लास्ट अच्छी खबर है वो आपके साथ शेयर करते हैं। देख लें भी आज का दिन जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो गया। सो पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $1.5 अरब के कर्जे के प्रोग्राम का मुआहिदा तय पा गया। इसी पूरी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ माहिर मौशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब उन तमाम खबरों के ऊपर भी तज्जिया दे देते हैं जो मतलब हम सिर्फ ऊपर से देख रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब की नजर हर खबर पर होती है, में बड़ा फाइन तबसरा तज्जिया करते हैं। तो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। पाकिस्तानी मईशत के लिए मुसलसल अच्छी खबरें आ रही है। सबसे बड़ी बात तो ये कि फैक्टर्स ने जो है पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाल दी है। कैसे देखते हैं पूरी सूरत हाल को? देखिए, जो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आया है उसमें हुकूमत पाकिस्तान, सूबाई हुकूमतें, पार्लियामेंट, स्टेट बैंक, SCP और फौज पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार है। हमें निकालना चाहिए था 1 साल पहले
लेकिन भारत और अमेरिका का मन की रवैया था। लेकिन अब के हालात में कोई रास्ता नहीं था कि वो हमें क्लियर करें, क्योंकि हमने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं। तो ये एक बेतहाशा पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है और हमारी साख बेहतर होगी। हमारे ऊपर से धब्बा हट गया कि हम टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, जो बड़ी कामयाबियां हैं। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब ये भी फरमाइएगा, अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूद हैं सऊदी अरब में। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 12 अरब डॉलर की सरमायाकारी के हवाले से भी गुफ्तगू हो रही है और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का दौरा चीन भी मुतवक्के है और ये कहा जा रहा है कि शायद सी पैक पर दोबारा से उसी तरह से काम स्टार्ट हो, सी पैक का रिवाइवल हो सके। देखिए, दोनों बातें आपकी बड़ी अहम हैं। पहले मैं आपसे एक बात बता दूं, मौजूदा हालात में जो दुनिया के हैं, सऊदी अरब वाहिद मुल्क है नंबर 1 जो दोनों मुल्क के मफाद में। मैं अभी इमदाद कर्जों की बात नहीं कर रहा जी, मैं बात कर रहा हूँ सरमायाकारी की और तिजारत की। ऐसी सरमायाकारी जिससे तिजारत भी बढ़े, दोनों मुल्कों का मफाद हो। हम उन मंसूबों की बात कर रहे हैं जी। असल में जो मैं चाहता हूँ, अब मेरे ख्याल से वज़ीर आज़म बात करेंगे, वो ये है कि सऊदी अरब को क्या चाहिए। वहां पर हज के लिए लोग जाते हैं, उम्रे के लिए जाते हैं, उनको हलाल गोश्त भी चाहिए, उनको दूध भी चाहिए, उनको जरिए खाने पीने की चीजें भी चाहिए, चावल भी चाहिए, फल भी चाहिए। तो हमें ये जो हम उनके बड़े मंसूबे हम कर रहे हैं 12 बिलियन डॉलर के अलावा, हमें अब उनसे ये बात करनी है कि जनाब हम ऐसे तजावीज़ लाए हैं जिसमें दोनों मुल्कों का फायदा हो। हमें इम्तियाज और कर्जे नहीं चाहिए। आप हमारे मुल्क में उन चीजों की सरमायाकारी करें जो फिर आप खुद इम्पोर्ट कर लें। यानी अगर उनको चावल चाहिए है, जैसे मैंने कहा दूध चाहिए, गोश्त चाहिए, लाखों लोग उम्रा हज पे जाते हैं, तो सरमायाकारी करें, उनको मुनाफा मिलेगा। फिर वो चीज जो दुनिया से इंपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से इंपोर्ट कर रहे हैं, उस रेवेन्यू का फायदा होगा, हमारी बरामदात बढ़ेगी, हमारा रोजगार होगा। अब ये वक्त आ गया है कि दुनिया का वाहिद मुल्क है इस वक्त 620 अरब डॉलर उसके पास है। तो अब हमें एक मंसूबा बंदी करके उनके साथ इन चीजों पर बात करनी है और उसके लिए मैं चाहूंगा कि हर महीने उसको रिव्यू करें कि क्या प्रोग्रेस हो रही है। दुनिया का कोई मुल्क पाकिस्तान की इतनी मदद नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, अब देखिए ना, जब तक पूरी मुकम्मल मंसूबा बंदी नहीं होगी, प्रॉपर कोई हिकमत अमली स्ट्रैटेजी नहीं होगी, एक प्लान तरतीब नहीं दिया जाएगा, तो तभी तो ये सारी जो अच्छी अच्छी खबरें बज़ाहिर नजर आ रही हैं, तभी तो इसका इम्पैक्ट आम आदमी तक जाएगा ना, अवाम तक जाएगा। क्योंकि अभी तो अवाम फिलहाल उन्हीं हालात में हमें पिसते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल जो फिच ने रेटिंग बेहतर की है, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा और ये मजीद आपको लगता है कि ये बेहतरी की जानिब बढ़ेगी? देखिए, बात ये थी कि अभी तो IMF का प्रोग्राम बहाल हुआ है, अभी टाइम लगेगा। पाकिस्तान में जो ये सियासी हंगामाराई हो रही है, सियासी हंगामाराई जो हो रही है और जो बेयकीनी ये कैफियत पैदा की जा रही है, ये पाकिस्तान के लिए जहर कातिल है। हमारे सियासतदानों को, इदारों को ये समझना होगा कि वो हुकूमत को गिराएं या नहीं गिराएं, रियासत को नुकसान ना पहुंचाएं, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचाएं। बैरूनी सरमायाकारी में आपको बताऊं, जुलाई से सितंबर तक पाकिस्तान में सिर्फ 253 मिलियन डॉलर आई है, वो नहीं आएगी। तो असल है अपना घर ठीक करना है। अगर आप मुझसे एक लफ्ज में पूछें, अपना घर ठीक करें, सरमायाकारी का माहौल बेहतर करें, सियासी अफरा तफरी खत्म करें, रुपए की कदर को बेहतर बनाएं, अपने रिजर्व बढ़ाएं और महंगाई को कम करें। अगर महंगाई कम नहीं होती, जो भी आने वाले महीनों में इम्कान नहीं है, क्योंकि ये जो भी सरमायाकारी आएगी, मैं आपको बता दूं कि ये एक साल में नहीं आएगी, वो नई इलेक्शन के बाद वो इंतजार करेंगे। अभी मंसूबा बंदी का वक्त है, तो ये अगर चीजें करें तो मुस्तकबिल हमारा शानदार हो सकता है। क्योंकि हमारे पास लेबर है, हमारे पास स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, हमारे पास गवादर पोर्ट है, हमारे पास जो है ना मादी वसाइल है। वो और हम सऊदी अरब जैसे टीम मिलके पाकिस्तान को अजीम बना सकते हैं। कर्जे लेना की बात छोड़ दें, इमदाद की बात ना करें, हम बात करें आपका भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो, सरमायाकारी और तिजारत को लिंक कर। ये है वो चीज जो ठीक है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं, यकीनी तौर पर पाकिस्तान इन वसाइल से माला माल है, उसको यूटिलाइज करने की जरूरत है, मंसूबा बंदी करने की जरूरत है। जिस तरह से अच्छी खबरें आ रही हैं, अब इसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। पाकिस्तान के जो कर्जों का हुजम है वो 49,200 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, कर्जे भी वापस करने हैं, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी? इतने ज्यादा कर्जे किस तरह से वापस करेंगे? देखिए, मैं आपसे एक बात बता दूं, ये ऑफिशियल बात है। 71 साल में जितने पाकिस्तान के ऊपर कर्जे बढ़े थे, उतने 4 सालों में बढ़ गए। ये मुजरिमाना फेल है। तो अगर आप हमें ये करना है कि जब तक हम नए कर्जे लेके उसमें से पुराने कर्जे वापस करेंगे, कर्जे ठीक नहीं होंगे। अभी तक हम ये करते हैं कि आप हमें $1 बिलियन दे दें, उसमें से $700 मिलियन काट लें, ये नहीं होगा। अब आप सरमायाकारी करें और अपनी बरामदात बढ़ाएं। बरामदात वही चीज है जो पाकिस्तान को फंड्स देगी
और वो फंड से आप कर्जे वापस करें। तो अब मैं ये चाहता हूं कि कर्जे और इमदाद की बात ना करें, आप सरमायाकारी की बात करें, आप तिजारत की बात करें, आप एक्सपोर्ट्स की बात करें। ये वो चीज है जो महंगाई भी कम करेगी, आवाम की हालत भी बेहतर होगी और पाकिस्तान की को जो खतरात हैं वो भी दूर होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक और खबर, बड़ी खबर चाइना से, ऑब्वियसली आपने भी देखी, चाइना के जो सदर हैं शी जिनपिंग एक मरतबा फिर से उनका दौरे इक़्तिदार उनका आगाज़ हुआ है, तीसरी बार वो बने हैं। पाकिस्तान में हम देखा कि जो हिस्ट्री है, जो पास्ट है, बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे उनके वक्त में। सी पैक का जो मंसूबा है वो भी दोबारा बहाल होने जा रहा है, तो किस तरह से देखते हैं आप ये पूरी सूरत हाल को भी? देखिए, इसमें सबसे अहम नुकता ये है कि अमेरिका और IMF सी पैक को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं, क्योंकि वो चीन को कंटेन करना चाहते हैं। तो अब मैं जो सिक्योरिटी की बात कर रहा था, अगर हमने IMF से और अमेरिका के कर्जों पर इंहिसार कम नहीं किया तो वो हमें ये काम नहीं करने देंगे। हमें ये पता है कि मुस्लिम लीग नून का जो रिकॉर्ड है वो ये है कि वो सी पैक को आगे लेके चलना चाहते हैं। 4 साल पिछले हमने ज़ाये कर दिए हैं। अब हमें उनसे ये बात करनी है कि कुछ ना कुछ रिवाइज करना पड़ेगा टर्म्स को, क्योंकि IMF ये चाहता है कि आपने जो सी पैक के साथ की हैं शराइत वो पाकिस्तान के लिए तवक्कुन है। लेकिन चीन के जो सदर हैं वो बहुत तजर्बेकार आदमी हैं, उनको भी पता है कि अमेरिका जो हमारे सी पैक को नुकसान पहुंचा रहा है उसका हदफ चाइना है। वो भी समझते हैं, हम भी हदफ हैं लेकिन चाइना भी है। तो अगर इस तरह से करके हम कुछ ना कुछ टर्म्स को बेहतर बना लेते और 4 साल की खामोशी के बाद सी पैक को वो करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि सेकंड फेज जो है ये दोनों के लिए बहुत बेहतर इंशाल्लाह हो सकता है। लेकिन अगर अपने हमने अपना घर ठीक नहीं किया, अपने टैक्सों की वसूली नहीं बढ़ाई, अपनी क्रेडिट रेटिंग ठीक नहीं की, अपनी सियासी अफरा-तफरी कम नहीं की, अपनों पर इंहिसार कम नहीं किया, तो फिर हमें सी पैक से इतना फायदा नहीं होगा। अपना घर ठीक करना बहुत जरूरी है इस वक्त। और वो सियासतदान जो हंगामाराई कर रहे हैं वो रियासत को नुकसान पहुंचाते हैं, उससे परहेज करना होगा। वो इस्लाम को पाकिस्तान दुश्मनी है, दुनिया देख रही है कि अगर यहाँ हंगामा आ रही है, हुकूमत गिराने की बात करते हैं, तो वो सरमायाकारी नहीं करेंगे, वो हाथ खींच लेंगे। चाहे दोस्त हों, दोस्त उनको इसलिए कि उनका पैसा है, जिनका पैसा होता है उनका दिल बहुत कमजोर होता है। हमें इन चीजों को समझना होगा और पाकिस्तान के मुफाद में सरमायाकारी और तिजारत कर्जों को खैरबाद कहें तो आपको बेहतरी मिल जाएगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और नो डाउट वाले से जो सबसे बड़ी जो हैपनिंग थी वो फैक्ट से पाकिस्तान का जो नाम था, जो ग्रे लिस्ट थे, तवील अरसे के बाद जो निकला है, वो एक आई थिंक बहुत ही अच्छी खबर सामने आ रही है। बहरहाल प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अनवार एक खबर है जो कि अडियाला जेल से जो फैक्ट सामने आ रहे हैं वो बड़े हैरत अंगेज हैं। इंसानी हकूक कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है, HIV एड्स के 119 पॉजिटिव कैदी जो हैं वो जेल में मौजूद होने का इंकशाफ हुआ है। इंसानी हकूक कमीशन की रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ आया है कि जेल में गुंजाइश से 180% जायद कैदी मौजूद हैं और 2174 कैदियों की गुंजाइश वाली जेल में तकरीबन 6098 कैदी मौजूद हैं। और रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि अडियाला जेल में कैदियों के लिए जो एक मर्द डॉक्टर सिर्फ मौजूद है, मतलब 6098 जो कैदी वहां पर मौजूद हैं उनको सिर्फ एक डॉक्टर की निगरानी में रखा गया है। और अमले की अरसा दराज से एक जगह जो तैनातियां हैं, करप्शन है, जाती मफादात के लिए भी वहां पर काम किए जा रहे हैं। और जेल का एक एहलकार कमोबेश 28 साल, जबकि जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है वो 10 साल से ज्यादा अरसे से तैनात है। तो इंसानी हुकूक की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जेल में 140 मंशियात के आदी कैदी भी मौजूद हैं और 7.5 मिलियन की वहां पर जरूरत भी है इलाज के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में कैदी मौजूद हैं। लेकिन 1.5 मिलियन का मेडिकल बजट वहां पर फराहम किया जाता है, जिसके बाद ये नंबर्स सामने आ रहे हैं जिसमें HIV एड्स के 119 पॉजिटिव कैदी जेल में मौजूद होने का इंकशाफ। अच्छा, और अनवार इसके साथ साथ जो करप्शन के मामलात हैं वो अलग, जो हेल्थ के मामलात हैं वो अलग, और जो तशद्दुद के मामलात हैं कैदियों के साथ वो अलग से रिपोर्ट हो रहे हैं। कहा जाता है कि इन कैदियों पर टायर के रबड़ के साथ तशद्दुद किया जाता है। तो जो फैक्ट सामने आ रहे हैं दीज आर एस्टॉनिशिंग। बहरहाल बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से खालिद चौधरी साहब, नुमाइंदा नियो न्यूज़, उनसे बात करते हैं। खालिद, सबसे पहले तो मुझे बताएगा ये कैदी इंसान है या भेड़ बकरियां इन्होंने यहाँ पर जमा की हुई हैं कि कोई हाल ही नहीं है, कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, हेल्थ इश्यूज हो, करप्शन हो, तशद्दुद अलग, क्या हो रहा है यहाँ पे? जी बिल्कुल, ये सूरत हाल भी इसी वजह से जो है सामने आई है कि जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडियाला जेल का दौरा किया था और इस मौका पर काफी चीजें सामने आई थी जिस पर उन्होंने हुक्म दिया था कि जो इंसानी हकूक कमीशन है वो इस हवाले से तहकीकात करके
फौरी तौर पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। और जब ये रिपोर्ट पेश हुई तो इसमें इंतहाई होशरुबा इंकशाफात हुए। और यहाँ पर बताते चले कि 2000 से ज्यादा जहाँ कैदियों की गुंजाइश है वहाँ 6000 से ज्यादा कैदी इस वक्त मौजूद हैं। और तिब्बी सहूलियात के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक डॉक्टर है और ये जुल्म है। इंतहाई सीरियस अमराज के अलावा एड्स के मरीजों की भी यहाँ पर तादाद है और एक डॉक्टर है और वो भी कह लें कि कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। इस वजह से देखा जाए तो ये सिर्फ अडियाला जेल की इंतजामी जो है अमूर उसमें मसाइल नहीं है, जबकि हुकूमती लापरवाही का भी इसमें बड़ा अमल दखल है। और दूसरी जानब अगर बात की जाए बजट के हवाले से तो तकरीबन 1.5 मिलियन जो है वो बजट फराहम किया गया है, जबकि डिमांड की गई थी 7.5% बजट के हवाले से। तो ये भी इतना बड़ा फर्क है कि जिसे देखकर अफसोस ही किया जा सकता है कि हुकूमत के साथ साथ जो है अदारे इस वजह से भी मफलूज हैं कि उन्हें मतलूबा वसाइल और बजट फराहम नहीं किया जा रहा। ठीक है, खाली ये बताएगा जेलों में HIV एड्स फैलने की वहां पर क्या वजूहत बताई जा रही हैं, इस नतीजे पर पहुंच सके हैं, क्या रीजंस क्या हैं? देखिए, इसमें तफसीली रिपोर्ट में तो इस चीज का जिक्र नहीं है, लेकिन कुछ कैदी ऐसे हैं जिनमें ये मर्ज साथ ही अडियाला जेल तक पहुंचा था और उसके बाद वहां पर जहां दीगर करप्शन और दीगर मामला सामने आए हैं वहां पर इखलाकी जराइम भी सामने आए हैं, लेकिन रिपोर्ट उस तरह मंजर-ए-आम पर नहीं लाई गई। और कहा जा सकता है कि ये मर्ज वहां से बड़ा जरूर है लेकिन आया बाहर से है। ठीक है, तो अभी आप किस तरह से देख रहे हैं? अडियाला में हम देख रहे हैं कि 180% कैदी ज्यादा हैं, लेकिन अगर मुल्क की तमाम जेलों की बात की जाए तो वहां पर 15,000 इजाफी कैदी हैं। इस इजाफे को कम करने के लिए किस तरह से इकदाम करेंगे? जो भी कैदी वहां पर मौजूद हैं उनके केसेस के हवाले से देखा जाएगा, जो भी उनकी सजा मुकम्मल हो चुकी है, किसी का कोई फाइन वहां पर पेंडिंग है? जी, फाइन पेंडिंग वाला तो मसला हमेशा से रहा है। असल सूरत हाल ये है कि रावलपिंडी शहर से मुतल्लक ही ये कैदी नहीं है, रावलपिंडी जिला बल्कि कह लें कि इस्लामाबाद जो वफाकी दारुल हुकूमत है उसकी अपनी जेल भी नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ के कैदी भी यहीं लाए जाते हैं। और रावलपिंडी जिला भर के जो केसेस हैं या इससे बाहर से भी जो यहाँ पर केस रजिस्टर्ड होते हैं तो वो फिर अडियाला जेल मुंतकिल किए जाती हैं। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि हुकूमती नाअहली का ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त उठता है कि जो सूरत हाल है उसको देखते हुए किसी भी वजीर ने जो वजीर जेल खाना जात रहा है और इससे पहले वजीर जेल खाना जात सियादुल हसन चौहान भी रहे हैं, उन्होंने भी इस हवाले से काफी वर्किंग की, लेकिन किसी ने ना मतलूबा बजट फराहम किया ना उन लेकिन यहाँ पर खालिद चौधरी जो लापरवाही इतनी ज्यादा बरती जा रही है, लापरवाही की वजह क्या है? कोई यहाँ पर हुकाम को पूछने वाला नहीं है। अगर कोई जानवर भी हो और वो सड़क किनारे मर रहा हो तो उसके लिए भी मतलब कि बाहर अगर वेस्ट की हम बार बार मिसालें देते हैं तो वहां पर भी एम्बुलेंस पहुंचती है उस जानवर को बचाने के लिए भी। तो यहाँ पर इस कदर मतलब बुरा हाल, बेहिसी का मुजाहरा किया जा रहा है। देखिए, यहाँ एक पहलू और भी है कि अडियाला जेल सियासी कैदियों के हवाले से भी एक अपनी तारीख रखता है, जहाँ पर जुल्फकार अली भुट्टो समेत नवाज शरीफ, मरियम नवाज और इस तरह काफी सियासी कैदी भी कैद रहे हैं। और यहाँ पर अभी हाल ही में आजम स्वाति भी यहीं से गए हैं। तो ये अरकान असम्बली या अहम ओहदों पर रहने वाले लोग भी यहाँ रह चुके हैं, तो कभी किसी ने इस हवाले से कोई भी मसला उजागर नहीं किया और वो बाखूबी इन मसाइल से आगाह हैं। आप इस बात से अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि जब 7.5 मिलियन का बजट जो है डिमांड किया जाए और उसके मुकाबले में हुकूमत की तरफ से सिर्फ $1.5 मिलियन के बजट को फराहम किया जाना, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यहाँ पर बात ये जिसे आप बजट की बात करें वो 7.5 बिलियन जितनी भी रकम हो और जितनी भी कम मिले मैं कहती हूँ, लेकिन कम से कम अगर ये इतना बजट यहाँ पे नहीं मिल पा रहा तो कम से कम डॉक्टर्स तो मिल सकते हैं ना। डॉक्टर्स तो कम से कम पहुंचे, जो बीमारियां इतनी ज्यादा ना सिर्फ एड्स है बल्कि टीबी, हेपेटाइटिस और दीगर बीमारियों का भी सामना करना पड़े और सिर्फ एक डॉक्टर इनको देखने के लिए, तो बजट तो बड़ी दूर की बात आ जाती है। आई थिंक तो पहले समय इंसानी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए और डॉक्टर्स प्रोवाइड करने चाहिए। देखिए, डॉक्टर्स भी जो है वो भी हुकूमत ने प्रोवाइड करने हैं, ना कि जेल इंतजामिया ने करने हैं। तो कहा जा सकता है कि ओवरऑल जो है हुकूमत इस हवाले से फेल है, चाहे वो माजी की हुकूमतें रही हो या मौजूदा हुकूमत हो या इससे पहले वाली हो।
ये तमाम तर फेलियर जो है हुकूमतों का है, जिसका खमियाजा यहाँ पर बाकी लोगों को, कैदियों को, हत्ता के जेल मुलाजमीन को भी बड़े मसाइल का सामना है, जिसकी वजह से करप्शन ने फरोग पाया है और बेशुमार ऐसे मसाइल पैदा हुए हैं जिसकी वजह से ये अकूबत खाने बन चुके हैं। ठीक है, लेकिन खाली ये बताएगा, जेल में अगर हम देखें तो गुंजाइश से ज्यादा कैदी जो मौजूद हैं, मुल्क की 52 जेलों में 370 से ज्यादा कैदी ऐसे हैं जिनके मामूली जुर्माने हैं, जिन पर हुकूमत हर महीने तकरीबन 2 करोड़ रुपया खर्च करती है। उनके जुर्माने सरकारी तौर पर अगर अदा कर दिए जाएं तो जेलों पे जो बर्डन है उसको तो कम किया जा सकता है। इस हवाले से भी कोई कानून साजी नहीं है, इस पर भी काम नहीं होता? जी, कानून साजी तो कोई नहीं है, लेकिन जब आप ये बात कर रहे हैं तो मुझे ये कहने में भी कोई हार नहीं है कि जब बजट ही डिमांड के मुताबिक नहीं फराहम किया जाता तो वहाँ कैदियों के जुर्मानों की मद में रकम कौन देगा? ठीक, बहुत शुक्रिया खालिद चौधरी, आप हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन कहना था कि जो बजट है वही शायद सबसे बड़ा मसला है। डॉक्टर्स अगर वहां पर नहीं है तो वो भी जो फेडरल गवर्नमेंट है उन्होंने प्रोवाइड करना है अडियाला जेल को। बहरहाल बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज थी। आई थिंक हुकूमत को तवज्जो जरूर देनी चाहिए जेल पर और कैदियों पर। इतने कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है, बीमारियां, आई बिलीव के बजट तो एक अलग मसला है, लेकिन कम से कम डॉक्टर्स लाजमी, अगर कोई देख भी रहा है हमारा प्रोग्राम तो डॉक्टर्स तो लाजमी प्रोवाइड करने चाहिए। मेडिकल कैंप लगाया जा सकता है, बिल्कुल। अब ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में और ब्रेक के बाद आज रियो न्यूज में कौन होंगे हमारे खास मेहमान जानिएगा आप। सुरों के बेताज बादशाह। चलिए आपको हिंट दिए जाते हैं, साथ ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको एक हिंट दिया था छोटा सा कि हमारे गेस्ट कौन से होंगे, क्या उनका नाम होगा, किस फील्ड से उनका ताल्लुक होगा। ये तो हमने बता दिया था कि सुरों के बादशाह हैं और बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के गीत गाते हैं। लाखों की तादाद में उनके मद्दाह फैंस मौजूद हैं और जो उनकी लफ्ज़ों की एक अदायगी है वो ये कहा जाता ना कि होंठों से मोती झड़ रहे हैं, तो वो वाला मामला है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए, जब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री अपने पीक पर थी तो प्लेबैक सिंगिंग में बहुत उनको पसंद, तो फलक चौहान पहुंची हैं, बात कर रहे हैं हम वारिस बेग साहब की, तो ये रिपोर्ट देखते हैं जनाब। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज जिस खूबसूरत शख्सियत के इस खूबसूरत से घर में हम मौजूद हैं उनकी आवाज़ भी उतनी ही खूबसूरत है। जनाब, मैं बात कर रही हूँ वारिस बेग साहब की, प्लेबैक सिंगिंग के बेताज बादशाह। आज हम उनके घर मौजूद हैं, उनकी फैमिली से भी मुलाकात करवाएंगे, उनके बेटे से आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनके घर की आपको खूबसूरती दिखाएंगे और कुछ गपशप भी मज़ीद करेंगे। तो आइए अंदर चलते हैं और उनकी ज़िंदगी के बारे में मज़ीद जानते हैं। वालेकुम सलाम। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, आपका घर बहुत खूबसूरत है, ये डिज़ाइन किसने किया है? ये जी मेरी मिसेस ने किया ज़्यादा मोस्टली। अच्छा, मतलब आपने भी इसमें अपना हिस्सा नहीं डाला? थोड़े हमेशा औरतें करती हैं ज़्यादा, मैं थोड़ी सी इनपुट डालता हूँ ज़रूर अपनी। ओके। हाँ जी। सर, घर में वैसे किसकी हुकूमत है? होम मिनिस्टर कौन है, भाभी या वारिस बेग? कुछ चीज़ों में उनकी हुकूमत है। मैं समझता हूँ वो जो अपना बड़े बड़े फैसले वो करती हैं, जैसे किसी बच्चे का कोई रिश्ता करना हो या कोई घर में बड़ा काम हो, वो करती हैं। छोटे छोटे फैसले मैं करता हूँ। सर, छोटे फैसलों में कौन से फैसले? जैसे अमेरिका को अपना रशिया के साथ लड़ना चाहिए कि नहीं। अच्छा। इस सारे फैसले बड़े फैसले वो करती हैं। ऐसी कौन सी अदाकारा थी जो आपकी पसंदीदा थी, जिसके साथ काम करके आपको बहुत मज़ा आया? मैंने जी 2 ख़वातीन के साथ काम किया। एक मलाइका अरोड़ा थी, दूसरी अमृता अरोड़ा उनकी बहन थी। सर, आपको नेशनल सिंगर ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड भी मिला, तो वो कहानी क्या थी, ज़रा हमारे नाज़रीन को तो सुनाएं। जब 98 में ब्लास्ट हुआ न्यूक्लियर हमारा, जब हम एटॉमिक पावर बने इस दुनिया में, तो
ख्याल था कि बहुत से लोगों का कि ये हमें जो धमाका नहीं करना चाहिए। इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा प्रेशर था, पाकिस्तान में भी लोगों का बहुत प्रेशर था कि जी करना है, हमने अपनी इज़्ज़त दुनिया में बहाल करनी, हम जज्बाती कौम तो हैं बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए फिर सबा सादिक साहिबा और साद रफ़ीक साहब और सलमान साहब ने मुझे कहा कि वारिस भाई हम चाहते हैं कि आप हर गली गली जाके पाकिस्तान का झंडा उठा के तो हम तराने गाते हुए वहाँ पहुँचेंगे एक काफ़िले के साथ, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जाएं। जब चागी ब्लास्ट हुआ था आई वाज ओनली सिंगर ओवर देयर। तो उसके बाद 99 में तजदीद अहद हुआ था मंटो पार्क लाहौर में, वहाँ पर रशीद साहब ने मुझे नेशनल सिंगर पाकिस्तान डिक्लेयर किया था। सर आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, कैसी फीलिंग थी उस वक्त? इतनी ज़्यादा खुशी नहीं हुई मुझे। अच्छा, ऐसा क्यों? मैं समझता हूँ कि जो लोग मुझे प्यार करते हैं, जो लोगों ने मुझे अवार्ड दिया आज से 20 साल पहले, वो इससे भी बड़ा था। और दूसरा ये बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। यहाँ पे जो अवार्ड्स हैं मोस्टली सिफारिश से मिलते हैं, तो मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता सिफारिश पे, और मैं टैलेंट पे बिलीव करता हूँ। उनमें मैं 2-3 नाम बताता हूँ। एक तो मोहम्मद राना, बिल्कुल भाइयों की तरह है, और उसकी जो आई थिंक बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर पाकिस्तान की चूड़ियाँ फिल्म, और साहिबा रैम्बो, और एम अरशद साहब जिनको मैं समझता हूँ कि वो आर.डी. बर्मन है पाकिस्तान के। उन्होंने आई थिंक 600 फिल्में की हैं अभी तक, 600 मूवीज़ उनके वालिद साहब, और उन्होंने अभी तक उनको अवार्ड नहीं मिला। और कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जी 1 साल के बाद उनको अवार्ड मिल जाता है। आपके बच्चों में से किसी ने अडॉप्ट की सिंगिंग? मेरे 2 बेटे हैं जी माशाल्लाह। एक को बहुत ज़्यादा गाड़ियों का शौक़ है, आपने देखा होगा, वो गाड़ियाँ शाड़ियाँ उसको बहुत पसंद है और बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहा है वो। और दूसरा अमार अभी अमेरिका से आया था, 20 साल हो गए उसको, ऑलमोस्ट साल होने वाला है, और आता जाता रहता है। तो अभी वो म्यूज़िक में वहाँ से भी सीखा इसने, अमेरिका से भी और पाकिस्तान से भी सीख रहा है। बहुत से अभी जॉइंट वेंचर कर रहा है दुनिया के डिफरेंट आर्टिस्टों के साथ। जनाब अमार तो इस टाइम अपने स्टूडियो में मौजूद हैं और अपने कुछ सॉन्ग की तैयारी भी कर रहे हैं, जैमिंग भी कर रहे हैं। अभी हम उनको भी यहाँ पर बुलाएंगे और उनसे मज़ीद सवालात भी करेंगे। अमार, सिंगिंग की तरफ कैसे आए? रियाज़ क्या डैड के साथ मिल के करते हैं? मैं मोस्टली इंडिपेंडेंट करता हूँ अपना जो रियाज़ है, बट जब वोकल रिकॉर्डिंग होती है किसी गाने की तो वो मैं डैड के बगैर नहीं करता। आपकी ऐसी कौन सी अमार की आदत है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और सबसे ज़्यादा ऐसी आदत जो बुरी लगती है आपको अमार की? अमार वो क्या कहते हैं, बहुत फरमाबरदार बच्चा है और बहुत डाउन टू अर्थ है। लोगों के पास कुछ नहीं होता तो बहुत कुछ बनते हैं, इसके बाद बहुत कुछ है, ये कुछ नहीं। की पहली मंजिल थी हो तेरे मेरे सांसों की नरमी, मस्त हवा में शामिल थी, धीरे धीरे तू जो मेरे अंग लगी, छुप गई किरणें कहीं घटा के पर्दे में, हो कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में। बहुत खूब। और वारिस बेग, ही इज अ प्योर टैलेंट। आई थिंक ही इज अ एसेट टू पाकिस्तान। उनका बेटा अमार भी बहुत टैलेंटेड है और वारिस से मेरा काफी बार इंटरेक्शन हुआ है। He's a very kind soul and बहुत डाउन टू अर्थ है। और फलक, थैंक यू, आपने इतनी अच्छी रिपोर्ट हमारे साथ शेयर की। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और अनवार, बर्थडे बनाने का एक नया तरीका अपने वेस्ट में रिचुअल है, बर्थडे रिचुअल इसको वैसे कहा जाता है, और वो क्या है कि बच्चों के आगे केक रख दिया जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है। केक पर जुल्म करते हैं तो लेकिन बड़ी क्यूट वीडियो है जिस तरह से बच्चा केक खा रहा है और लिटरली केक को हग करके कि जैसे मैं किसी को इसमें से कोई भी हिस्सा नहीं दूंगा। वो कहते हैं ना उर्दू में, पंजाबी में, जब भी डाल के केक खा रहा है और पूरा एंजॉय कर रहा है अपनी बर्थडे को। मुझे सेलिना की फर्स्ट बर्थडे याद आ गई। मैंने भी उसके आगे ऐसे ही केक रखा था और मेरी बच्ची इतनी वो स्टिल बच्ची है कि उसने केक बिल्कुल उसने केक पर उसने जुल्म नहीं किया। जितना सेलिना मुझसे भी प्यार करती है सेलिना मुझसे बिल्कुल नहीं मिलना चाहती। ये जो तो बहुत अच्छी वीडियो थी बच्चे की, जिस तरह से वो किसी को शेयर नहीं कर रहा, सिर्फ केक है और वो और अपनी सालगिरह
सेलिब्रेट कर रहा है। ऐसी क्यूट वीडियोस जो है वो इंटरनेट पे वायरल होती रहती हैं। बहरहाल प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह आपसे कल होगी मुलाकात। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।